आपने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा। सुनी सुनाई बातों में तो ये तक कहा जाता है कि ये बंटवारा गांधी जी की वजह से हुआ था, पर असल में कहानी तो कुछ और ही थी। आइए जानते हैं इस विभाजन से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको सुनकर सच में हैरानी होगी। नंबर 1, बंटवारे की सीमा रेखा खींचने वाला शख्स पहले कभी भारत आया ही नहीं था। जी हाँ, एक जाने माने ब्रिटिश वकील सर साइरल रेडक्लिफ, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। हैरानी की बात तो ये है कि रेडक्लिफ इससे पहले कभी भारत आए ही नहीं थे और उन्हें पंजाब और बंगाल की सीमाएं तय करनी थी और इसके लिए उनके पास सिर्फ कुछ हफ्तों का समय था। सोचिए, एक ऐसे देश का नक्शा जिसे बनाने में सदियों का इतिहास लग गया हो, उसकी नई सीमा तय करने की जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति को दे दी गई जिसने पहले कभी भारत देखा ही नहीं है, और उस शख्स ने ऐसी जल्दबाजी में एक सीमा रेखा तय कर दी जिसने पूरे पंजाब और बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब लोग आजाद हो गए, भारत आजाद हो गया, पाकिस्तान आजाद हो गया, पर लोगों को पता ही नहीं है कि सीमा कहाँ है। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की जो सीमा रेखा रेडक्लिफ लाइन खींची गई थी, उसकी आधिकारिक रिपोर्ट या फिर उसका आधिकारिक ऐलान आजादी के 2 दिन बाद यानी कि 17 अगस्त 1947 को हुआ था। मतलब कि जब आजाद हुआ देश और लोग अपने घरों से निकल चुके थे, तब उन्हें यही नहीं पता था कि उनका घर भारत में है या पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में है तो उन्हें जाना कहाँ है, कहाँ तक पाकिस्तान है और कहाँ तक हिंदुस्तान, इसका कोई अंदाजा ही नहीं था। और यही बात पार्टीशन को और भी भयावह बना देती है। और हाँ, बंटवारा सिर्फ जमीन का ही नहीं था, ये लोगों का भी था। आजादी के समय हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत की तरफ भागने लगे और मुसलमान पाकिस्तान की तरफ। कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों के विस्थापन का अनुमान लगाया जाता है। दोस्तों, ये मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े मास माइग्रेशन में से एक था। लोग अपने घर, जमीन, दुकानें और कहीं कहीं तो अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़कर निकल पड़े। पार्टीशन के दौरान हुई मौतों का बिल्कुल सटीक आंकड़ा आज भी तय नहीं है, लेकिन आमतौर पर कई लाख से लेकर 20 लाख मौतों के अनुमान मिलते हैं। यानी एक ऐसी सीमा रेखा जो सिर्फ कागज पर खींची गई, लेकिन वो इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी। और दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये कि पाकिस्तान बनने के बाद भी उनकी करेंसी तैयार नहीं थी, इसलिए एक अंतरिम व्यवस्था के तहत भारत से जारी की हुई नोटों को पाकिस्तान में इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मुहर लगी थी बस। और हाँ, पाकिस्तान का अपना सेंट्रल बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1948 में स्थापित हुआ था। जी हाँ, इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों देशों के लिए करेंसी अथॉरिटी की भूमिका निभा रहा था। सोचिए, एक तरफ 2 देश तो बन चुके थे, लेकिन उनकी फाइनेंशियल व्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इस 15 अगस्त भारत अपनी आजादी के 80 साल पूरे कर रहा है और इसी दौर में देश के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल भी पूरे हो रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि देश की आजादी और वंदे मातरम की जड़ें आपस में कैसे जुड़ी हैं? आज हम आपको बताएंगे वंदे मातरम से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको आजादी और विभाजन की तरफ ले चलेंगे। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी। उस वक्त भारत आजाद नहीं था, लेकिन आगे चलकर यही गीत भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे पहचान वाली आवाजों में से एक बना। फिर 1896 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम को गाया। और कुछ ही साल बाद 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं रहा, ये अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का सबसे बड़ा नारा बन गया। लेकिन जिस आजादी की आवाज 1875 में ही उठनी शुरू हो गई थी, उसे भारत तक पहुंचने में 72 साल और लगे। और जब 1947 में आजादी आई तो उसके साथ देश का विभाजन भी हुआ।